हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहाँ पे देखिए हम लोग बात करने वाले हैं सामान्य हिंदी के बारे में। और ये सामान्य हिंदी में आप लोग यहाँ पे देखेंगे संक्षेपण, रेखांकित पदों की व्याख्या और शीर्षक, इन सभी के बारे में कि ये शीर्षक कैसे लिखा जाता है, संक्षेपण कैसे लिखा जाता है। तो हालांकि काफ़ी लोगों को ये जानकारी है पहले से। और चूँकि अब जो आपका जैसे एलटी का एग्ज़ाम होगा और जीआईसी का, तो अब ये मान के चलिए कि एलटी में भी प्री और मेंस दो होंगे। ठीक, तो इससे क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि पारदर्शिता बढ़ जाएगी। सीटें भी एलटी में ठीक ठाक आती हैं। ठीक, क्योंकि पिछली बार बहुत आरोप लगे थे आयोग के ऊपर कि एलटी की जो वैकेंसी अभी भरी गई है तो उसमें जो है पेपर आउट का काफ़ी मामला हुआ था। तो फिलहाल फाइनली आयोग ने नहीं माना था, लेकिन अब की बार से आयोग के जो नए अध्यक्ष हैं उन्होंने ये क्लियर किया है कि आयोग की जितनी भी वैकेंसियाँ होंगी सभी में प्री और मेंस दो कराए जाएंगे। प्री आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा और मेंस आपका सब्जेक्टिव रहेगा। ठीक, तो एलटी में भी मान के चलिए कि आपका प्री मेंस होगा, जीआईसी में तो आपका चल ही रहा है। तो यहाँ पे जो हम लोग मॉडल पेपर ये बनाए हैं ये आपका जीआईसी का मॉडल पेपर है। तो ये देखिए, ये जो आपका संक्षेपण हुआ, रेखांकित पदों की व्याख्या और शीर्षक, आपका यूपी पीसीएस आप मेंस देंगे, उसमें भी हिंदी पेपर होता है। बिहार पीसीएस का आप मेंस देंगे, उसमें भी हिंदी का पेपर होता है, उसमें भी संक्षेपण लिखने होंगे, रेखांकित पद की व्याख्या करनी होगी और शीर्षक लिखने होंगे। ठीक, और जीआईसी का जो आपका मेंस है उसमें भी आप जान रहे हैं कि आप में पेपर में है ही। ठीक, तो सबसे महत्वपूर्ण आपका इसमें शीर्षक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपका कम से कम 3 से 5 नंबर शीर्षक पे लिखने होते हैं। तो शीर्षक के लिए सबसे पहले आपको ये करना है कि जो आपका पैराग्राफ दिया गया, पैराग्राफ को 1 से 2 बार पढ़ लीजिए। उसकी थीम आपके मन में क्या समझ में आती वही आपका वो शीर्षक हो जाता है। ज़रूरी नहीं कि जो शीर्षक जो एग्जामिनर के मूड में हो वही आप सेम लिखिए, तो उसके आसपास हो सकता है, लेकिन शीर्षक की एक थीम, जो शीर्षक होता है ये पैराग्राफ जो आपके पास सामने दिया गया है इसकी एक थीम होती है। और जो संक्षेपण लिखा जाता है ये हमेशा आप याद रखिए कि जो पैराग्राफ आपका मान लीजिए इतना है तो संक्षेपण आपका लगभग इतना 1/3 के आसपास होना चाहिए। ठीक, यानी कि इतने के आसपास आपका संक्षेपण हो। और संक्षेपण में ये करना चाहिए कि जो आपका दिया गया है, कई लाइन आप हूबहू लिख सकते हैं, लेकिन ऊपर की और लास्ट की इन दोनों लाइनें में थोड़ा सा आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे आइए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या प्रश्न दिया कि गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए, गद्यांश का संक्षेपण 1/3 शब्दों में लिखिए, रेखांकित पदों की व्याख्या कीजिए और बाजारवाद कह चुकी ये आपका जीआईसी के सिलेबस में, चूँकि जीआईसी का जो पेपर है ये 13 मार्च को होने वाला है। ठीक, तो इसलिए ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि बाजारवाद का सबसे खतरनाक खेल है इंसानी अनुभूतियों का पूरी तरह हनन कर व्यक्ति को मशीन में परिवर्तित कर देना। आज चारों तरफ मशीनी मनुष्यों के चेहरे नज़र आते हैं जिनके ऊपर मानवीय अनुभूतियों की चमक गायब है। बाजार की ताकतें उसे निरंतर प्रलोभन के जाल में उलझाकर वस्तुओं का गुलाम बनाती है। अब देखिए यहाँ से एक रेखांकित पद आपका यहाँ पे दिया गया है। ठीक, बनाने की ओर ढकेलती हैं। इस तरह से वे क्या करती हैं कि ऐसी सामूहिक मानसिकता का निर्माण करती हैं जिससे व्यक्ति और समाज अपनी मौलिक रूप से सोचने और सृजित करने की जो क्षमता है उसको वो खो देता है। यानी कि खुद की जो उसके अंदर मौलिकता होती है वो उससे क्या करता है, नष्ट कर देता है। आदमी का ध्येय हो जाता है कि वो पूरे जीवन में सामान जुटाता रहे और बदलता रहे, जिससे बाजार की ताकतों का जो प्रभुत्व है वो दुनिया में क्या रहे, कायम रहे। क्योंकि जब आदमी जो है बदलेगा नहीं तो क्या होगा कि जो बाजारवाद है वो धीरे धीरे अपना प्रभाव छोड़ने लगेगा। लेकिन इससे व्यक्ति और राष्ट्र की आत्मिक संस्कृति का क्षरण होकर लुप्त होने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे वातावरण में व्यक्ति सृजनात्मक, कलात्मक और मौलिक चिंतन की तरफ कुछ करना तो दूर सोच भी नहीं सकता। यानी कि वो मौलिक चिंतन की तरफ सोच नहीं सकता, यानी कोई सृजनात्मक कार्य करे, कोई कलात्मक कार्य करे। यानी चूँकि मौलिकता ही उसकी ख़त्म हो जाती है, अपने सोचने समझने की क्षमता ही खत्म हो जाती है। क्योंकि वो पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, मनुष्य अधिकतम लाभ पर प्रेरित हो जाता है, उपभोक्तावादी प्रवृत्ति का हो जाता है। उसका विचार, उसकी हर वस्तु क्या करता है, वो उसका मूल्य लगाता है, यानी मूल्यांकन करता है।
ठीक। व्यक्ति को धीरे धीरे बाजार अपने भीतर समाहित कर लेता है, फिर व्यक्ति का रूपांतरण बाजार में हो जाता है और बाजार का क्या है, व्यक्ति में। यानी कि बाजार क्या करता है, वो व्यक्ति को अपने में समाहित कर लेता है और व्यक्ति भी एक बाजार ही हो जाता है चलता फिरता, क्योंकि उसके जब विचार ही पूरी तरह से उपभोक्तावादी प्रवृत्ति के हैं, यानी कि उसका विचार का अपना वो खुद मूल्य लगाता है कि भाई इतना चीज़, इतना रुपये। हम जैसे अभी आप देखते हैं कि जो प्री का या मेंस का जो भी प्रोफेशनल तरीके से चलता है, तो उसमें ये होता है कि आपने इतना फीस दिया है तो आपको इतना पढ़ाया जाएगा। तो यही एक प्रकार की आपका क्या है, बाजारवाद है। तो वर्तमान विश्व भी इससे कहीं दूर नहीं है। इसी पे आपको यहाँ पे थीम लिखनी है। तो इसका शीर्षक आपको क्या समझ में आ रहा है, यानी कि एक प्रकार से ये बाजारवाद की ही बात कर रहा है। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि विश्व में बाजारवाद की जो प्रवृत्ति है उसकी बात यहाँ पे कर रहा है। तो हम लोग गद्यांश का जो शीर्षक हो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बाजारवाद से संबंधित होगा। अब चूंकि बाजारवाद के प्रभाव की यहाँ पे बात कर रहा है, प्रभुत्व की, तो आपका यहाँ पे शीर्षक जो ज़्यादा सही हो जाएगा, बाजारवाद की बढ़ती प्रवृत्ति आप कह सकते हैं, क्योंकि शुरुआत हो रही है। ठीक, तो यहाँ पे बाजारवाद की बढ़ती प्रवृत्ति ये आपका ज़्यादा सही शीर्षक हो जाएगा। यहाँ पे हमने लिखा भी है, देखिए उत्तर भी। और मुख्य परीक्षा में आपको इस तरह से भी इसी तरह से कापियाँ मिलेंगी और इसमें बीच में आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक, गद्यांश का जो उचित शीर्षक है बाजारवाद की बढ़ती प्रवृत्ति हो गई। अब दूसरा जो यहाँ पे प्रश्न है, एक संक्षेपण लिखना है, कितने में, 1/3 शब्दों में। तो यहाँ पे देखिए संक्षेपण क्या है कि बाजारवाद की अवधारणा ने आज मानव को यंत्रवत बनाया, यानी जो मशीन उसमें दिया है ना, उसी को आप, यही आपको इसमें परिवर्तन करना है कि मशीन बना के रख दिया है, तो मशीन की जगह थोड़ा सा उसका वर्ड आप परिवर्तित कर दीजिए और अपने शब्दों में लिखिए कि बाजारवाद की अवधारणा ने आज मानव को यंत्रवत बनाकर रख दिया है। उसके चेहरे से मानवीय अनुभूतियाँ क्या है, लुप्त हो गई हैं। वह प्रलोभन के जाल में अपने को आबद्ध कर गुलामी की जंजीरों से जकड़ लिया है। इस प्रवृत्ति ने उसकी मौलिक स्थिति यानी उसके चिंतन को, उसकी सृजनात्मक जो शक्ति थी उसको क्या है, हरास कर दिया है। बाजारू प्रवृत्ति की ताकतों का परिणाम व्यक्ति एवं राष्ट्रों की आत्मिक संस्कृति के क्षरण का द्योतक भी बन चुकी है। बाजारू ताकतों का प्रवृत्ति ही उनका क्या है, विचार बन चुका है। इससे स्पष्ट होता है कि व्यक्ति बाजार में और बाजार व्यक्ति में समाहित हो चुका है। देखिए लास्ट वाली लाइन भी तो हमने वही चीज़ें लिखी, लेकिन थीम आप देखिए यहाँ पे बाजारू ताकतों का प्रभुत्व उनका ही विचार बन गया और इससे स्पष्ट होता है कि इससे क्या हुआ कि ये संक्षेपण भी हो गया और एक भी चीज़ें आपका इसमें से छूटी भी नहीं। तो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे जो है वो आपका है सृजनात्मक और कलात्मक बातें, ये आप याद रखिएगा, मौलिक चिंतन। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद देखिए अब रेखांकित पद हमको यहाँ पे देखना है। तो पैराग्राफ में 2 रेखांकित पद हैं। एक आपका ये दिया गया कि बाजार की ताकतें उसे निरंतर प्रलोभन के जाल में, किसे, व्यक्ति को निरंतर प्रलोभन के जाल में उलझाकर वस्तुओं का गुलाम बनाने की ओर ढकेलती हैं। ये आपका पहला रेखांकित पद हो गया। दूसरा यहाँ पे चलिए पहला देख लेते हैं, पहली व्याख्या कि अब देखिए जब आपको लिखना है तो इस तरह से आप संकेत डाल दीजिए। व्याख्या में लिखिए जो दिए गए पद हैं या जो रेखांकित पद हैं या उपरोक्त रेखांकित पद के माध्यम से लेखक यह स्पष्ट करना चाहता है कि मनुष्य न चाहते हुए भी बाजारवाद के प्रभाव में आकर स्वयं को बाजारी ताकतों के हवाले कर देता। आप देखिए यहाँ पे चीज़ें वही हुई ना, थोड़ा सा जब व्याख्या करेंगे आप, यानी कि कह तो रहा है कि बाजार की ताकतें उसे निरंतर प्रलोभन के जाल में लाकर उलझाकर वस्तुओं का गुलाम बनाने की ओर ढकेलती हैं। तो यहीं पर ये बाजारवाद तो वही हुआ ना कि बाजारवाद के प्रभाव में आकर स्वयं को वह बाजारी ताकतों के हवाले कर दिया है। तो यानी जब बाजारी ताकतों के हवाले कर दिया यानी कि क्या हो गया, गुलाम हो गया। ठीक, तो यही आपका पहला हो गया। दूसरा देखिए यहाँ पे आपका जो दिया गया है कि दूसरा यहाँ पे कह रहा है कि आदमी का ध्येय हो जाता है कि वह पूरे जीवन में सामान जुटाता रहे और बदलता रहे, जिससे बाजारी ताकतों का प्रभुत्व दुनिया में कायम रहे। अब देखिए ये जो रेखांकित पद की जब आप व्याख्या करते हैं तो इसके आगे वाला एक लाइन और पीछे वाला एक लाइन आप पढ़ लीजिए। उससे क्या होता है कि उस लाइन का जो मेन मोटिव है, मेन थीम है, आप पकड़ लेंगे वहाँ से। ठीक, और उसी थीम को आपको इसमें एक्सप्रेस करना है और बताना है। ठीक, तो आदमी का जो ध्येय है ये क्या होता है कि आदमी का ध्येय ऐसा हो जाता है कि वो पूरे जीवन में सामान जुटाता रहे, बदलता रहे, जिससे बाजार की ताकतों का प्रभुत्व दुनिया पर कायम रहे। यही आपका रेखांकित पद है। अब देखिए इसमें क्या है कि इस पंक्ति में लेखक ने यह बताने का प्रयास किया कि जब एक बार व्यक्ति को धन का लालच लग जाता है, यानी कि आप किसी को भी, मानो कि जो इच्छा है वो सीमित तो है नहीं। जैसे आपने यदि प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, ठीक, आप पीसीएस बन गए या आपने जीआईसी मेंस क्वालिफाई कर लिया और आप जीआईसी में प्रवक्ता बन गए, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपकी इच्छाएं और बढ़ती चली जाएंगी। जैसे ही आप प्रवक्ता बनेंगे आपको क्या चाहिए, ओपीएस चाहिए, ओल्ड पेंशन चाहिए।
ठीक, यानी कि जो आपका ये सबका ध्येय रहेगा। जो अभी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, ये है वो है, वो चीज़ें आपकी अलग है कि आप किस पार्टी के समर्थक हैं, लेकिन सही चीज़ें ये हैं कि जो वोटिंग चल रही है इसमें आप सही चीज़ों का चुनाव करिए और आपके भविष्य का निर्धारण इन्हीं चुनावों से ही होने वाला, क्योंकि आगे जो वैकेंसियाँ यदि नहीं आएंगी तो दाल चावल चोखा इसी पे रह जाएंगे। ठीक, क्योंकि देखिए जब वैकेंसी आएंगी नहीं तो जो लोग मान लीजिए सेलेक्ट हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो सेलेक्ट नहीं है, नॉन सेलेक्ट मित्र हैं, उनके लिए ये बात चल रहा है कि चुनाव आपको यही करना है कि आपके भविष्य का जो निर्धारण करे उसी का सही चुनाव करना है और वोट निश्चित तौर पे दीजिए। चूँकि बात बीच में इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बाजारवाद की अवधारणा वही आ रही, वही चीज़ें आगे आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि वर्तमान विश्व भी इससे अछूता नहीं है। और यही चीज़ें यहाँ पे मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि, और लेखक ने इसमें क्या कहा कि जब एक बार व्यक्ति को धन का लालच लग जाता है और इसी तरह से जो नेता हैं उनको एक बार पावर की जो भूख लग गई है, उसकी शक्ति वो पकड़ लिए, तो किसी भी हद तक वो जाके चाहे वो दंगा करा दें, कुछ भी करा दें, ये कराते ही रहते हैं, आप देखते ही हैं सब कुछ। तो इसमें आम जनमानस का कोई विशेष हाथ नहीं रहता है, बस इसमें केवल राजनीतिक व्यक्ति का योगदान होता है। जब एक बार व्यक्ति को धन की लालच लग जाती है तो वह संपूर्ण जीवन में धन इकट्ठा करता है, जो बाजारों के माध्यम से ही संभव होता है। ठीक, क्योंकि अधिकतम जब आप धन नौकरी करेंगे तो कितना पाएंगे, मान लीजिए आपने पीसीएस अधिकारी आप बन जाते हैं, ठीक, एसडीएम बन जाते हैं आप, तो एसडीएम आपका 5400 से स्टार्ट होता है, ये 6000 ग्रेड पे मान लीजिए आप पहुंच गए तो सैलरी कितनी, बहुत ज़्यादा आपका 80-90 पहुँचेंगे आप उड़ के। ठीक, तो क्या इससे आप अपने संपूर्ण जीवन की इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो इसके लिए बाजारी ताकतों का निर्भर होना ही पड़ेगा। अब देखिए ये ताकतें आपका अन्य माध्यमों से तमाम प्रकार के वो सब आप लोग जान ही रहे हैं। ठीक, तो ये जो बाजारों के माध्यम से संभव हो पाता है, अतः बाजारी शक्तियों का प्रभुत्व हमेशा बना रहता है। तो संपूर्ण विश्व पर जो है यहाँ पे आप कर सकते हैं कि अतः बाजारी शक्तियों का प्रभुत्व संपूर्ण विश्व में या दुनिया में हमेशा कायम रहता है, दुनिया में हमेशा कायम रहता है, तो ये और ज़्यादा सही हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे बाजारवाद की हम लोग बात करें तो बाजारवाद, अब प्रश्न आपका अगला नेक्स्ट इसमें दिया है कि बाजारवाद क्या है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए यदि आप हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, जो जीआईसी का मेंस का टेस्ट चल रहा है उसमें आपका हिंदी भी चल रही है, ज्योग्राफी भी चल रही है, ऐसे भी चल रहा है। ठीक, निबंध अभी बहुत ज़्यादा लिखाया नहीं गया है, 2-3 की फॉर्मेटिंग कराई गई है, अभी और भी आगे आपका फॉर्मेटिंग कराया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे, वहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा। और यहाँ पे आपका नेट जेआरएफ की भी कक्षाएँ चालू हो गई, जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए काफ़ी यूजफुल होगा, क्योंकि असिस्टेंट का और इसका सिलेबस दोनों सेम है। ईएलटी और पीजीटी की भी कक्षाएं चालू हो गई हैं। अब देखिए क्योंकि जब वैकेंसी ये आ जाएगी जल्दी से जल्दी तो आपके पास समय नहीं बचेगा कि आप 1 महीने में पूरा सिलेबस कर पाएँ। ठीक, तो इसलिए पहले से आप लग जाइए और धीरे धीरे करके पढ़ेंगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा उसमें, और ज़्यादा आप कवर कर पाएंगे चीज़ों को, ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक, तो आप यहाँ पे जुड़ना चाहें, इच्छुक हों तो जुड़ सकते हैं। अब देखिए अगला जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे देखिए आपका दिया गया है बाजारवाद क्या है। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न आपका जीआईसी में आएगा, बाजारवाद क्या है, और ये पैराग्राफ से ही प्रश्न पूछा गया। अब देखिए बाजारवाद क्या है, तो आप डायरेक्ट पैराग्राफ से भी चीज़ें लिख सकते हैं, नहीं तो जो बाजारवाद है पैराग्राफ में उसकी थीम क्या है उसको कोरिलेट करके इसमें आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया कि यह जो विचारधारा ये मनुष्य की उपभोक्तावादी संस्कृति की परिचायक है, यानी बाजारवाद एक प्रकार की उपभोक्तावादी संस्कृति को प्रदर्शित करती है, उसकी परिचय को देती है, जो अधिकतम लाभ पर केंद्रित होता है। इसमें मनुष्य हर वस्तु या विचार को उत्पाद समझकर बिकाऊ बना देता है। तो हमने यही बताया कि मानव भी वर्तमान समाज में या बाजारवाद में चलता फिरता एक प्रकार का बाजार ही है, एक दुकान ही है। ठीक, क्योंकि उसकी वस्तुएं, उसके विचार सब क्या हैं, बिकाऊ हैं। अब जो उचित दाम लगा है वो उसके विचारों को खरीद ले, जिससे मानवीय मूल्यों का क्या है, ह्रास हो जाता है। और वर्तमान विश्व में यह अवधारणा घर कर चुकी है, इससे कोई भी अछूता नहीं है, चाहे आप किसी से बात कर लें। ठीक, सभी को पैसे चाहिए और जाहिर सी बात है जीवन यापन करने के लिए पैसे की आवश्यकता होगी, क्योंकि अब वो ज़माना तो रहा नहीं ना कि कंदमूल फल काके और पत्ते लपेट के आप जीवित रह सकते हैं। ठीक, तो इसलिए ये रहा है पूरा आपका जो
हिंदी में सामान्य हिंदी में संक्षेपण वगैरह पूछे जाते हैं, चाहे आप पीसीएस की मुख्य परीक्षा दीजिए या जीआईसी की मुख्य परीक्षा जो होने वाली है उसी पे स्पेशली ये फोकस्ड है। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसका पूरा ये थीम रहा है। ठीक, ये एक पार्ट हम लोगों ने सॉल्व किया है। टोटल ये आपका जो आएगा ये 50 नंबर का पूछा जाएगा हिंदी। ठीक, तो हिंदी में कम से कम ये संक्षेपण वगैरह मान चलिए कि 15 से 20 नंबर का ये रहेगा संक्षेपण। और ये चूँकि आयोग ने खुद क्लियर नहीं किया है कि कितने नंबर का कहाँ से क्या दिया जाए, बस उसने सिलेबस दे दिया और सिलेबस बहुत ज़्यादा दिया है इन्होंने। अब उसमें से 50 ये ढूंढेंगे, चूँकि हम लोग इसलिए इसको फोकस करके चल रहे हैं। देखिए जो खंड शिक्षा अधिकारी का आप लोगों का पेपर हुआ है बीईओ का मेंस का, उसका जो सिलेबस है और जीआईसी का जो सिलेबस है ये दोनों सिलेबस हिंदी वाले सेम है। तो आगे जो जीआईसी का अभी सिलेबस है यही आपका एलटी का मेंस में भी सिलेबस रहेगा। क्योंकि अब देखिए जो आयोग ने जैसा कहा है कि सारी परीक्षाओं में 2 पेपर होंगे, यानी कि 2 फेज़ होंगे, एक आपका प्री होगा एक मेंस होगा। तो यदि आपका एलटी में मेंस होता है तो मेंस भी आपका हिंदी यही रहेगा, यही निबंध रहेगा, सारा चीज़ वही रहेगा। और एक आपका अपना विषय का हो जाएगा, ज्योग्राफी का या जो भी आपका विषय हो। ठीक, तो ये बीईओ में जो मेंस में पूछा गया हिंदी है उसी पर फोकस करके ये जीआईसी का पेपर आप लोगों को बनाया गया है, वही मॉडल भी रखा गया है। ठीक, और इसमें 10 सेट जो बनाया गया उसमें पूरा आपका सिलेबस भी रिवाइज हो जाता है। यदि आप लोग देखे होंगे तो उसमें पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाता है। ये पार्ट 1 हम लोग पहले सॉल्व कर ले रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण जो आप लोगों का रहा है वो यही रहा है कि सर संक्षेपण कैसे लिखा जाए, शीर्षक कैसे लिखा जाए। ठीक, और इसी पे नंबर ज़्यादा मिलते हैं। और जो चीज़ें हैं जैसे आपका पर्यायवाची हो गया, शुद्ध अशुद्ध करना हो गया, या वाक्य क्या है इन सभी के बारे में, या विलोम हो गया। ठीक, तो इन सभी को आप क्या कर सकते हैं, बिना पढ़े ही आप करेंगे नहीं। और ये किताबों में उपलब्ध है। संक्षेपण शीर्षक ये आपको किताबों में नहीं जल्दी मिलते हैं, जो मिलेंगे वो रटे रटाए चीज़ों पे रहेंगे। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही हम लोग बात करेंगे। आगे इसी तरह से वीडियो आपको मिलेगा। और जल्दी 20 फरवरी से हम लोग जो है लॉन्च कर रहे हैं कोर्स, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, नेट जेआरएफ सभी कोर्सेज स्टार्ट हो जाएंगे। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।